वक्फ पर घमासान, सीएम धामी है तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगन। वक्फ के संशोधित बिल दोनों ही सदनों में पास हो चुका है। बिल पास होने के बाद उत्तराखंड में सियासत गर्म हो चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड में धामी सरकार का अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना अभी भी जारी है। एक तरफ जहां कई राजनीतिक दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं, वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य में वक्फ संपत्तियों को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि राज्य में वक्फ बोर्ड की जिन संपत्तियों का कोई रिकॉर्ड या वारिस नहीं है, उन पर जनहित में कार्य किए जाएंगे। राज्य सरकार की मंशा साफ है कि वह किसी भी बेनामी या रिकॉर्ड विहीन संपत्तियों को लेकर लापरवाही नहीं बरतेगी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी संपत्तियों की पहचान कर उन्हें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसे सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के डेटा के अनुसार वर्तमान में राज्य में वक्फ बोर्ड की 2147 संपत्तियां पंजीकृत है, लेकिन अगर कुल अचल संपत्तियों की बात करें तो ये डेटा 5388 तक पहुंचता है। इस बीच सबसे चिंता का विषय यही है कि इनमें से करीब 2000 से अधिक संपत्तियां ऐसी है जिनके पास ना तो दस्तावेज है, ना ही कोई अभिलेख मौजूद है, और इन्हीं तमाम संपत्तियों पर जिन्हें अवैध करार कर दिया जाएगा, उन्हें सरकार जनहित में यानी कि जन कल्याण के लिए इस्तेमाल में लाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने साफ संदेश दिया है कि अब बेहद सख्त तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जांच होगा और ऐसे में अवैध संपत्तियों पर सरकार का कब्जा होगा। सरकार शिकंजा कसेगी, जनहित में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर, इस पूरे बयान पर अब सियासत भी गर्म है। साफ तौर पर विपक्ष का यह कहना है कि मात्र एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है। कभी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, कभी मदरसों को सील कर दिया जाता है, और ऐसे में एक धर्म को टारगेट यानी कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अभी मौजूदा यानी कि वर्तमान में 5388 मदरसे, माफ करिएगा, अवैध संपत्ति यानी कि वक्फ के पास संपत्तियां मौजूद है। 2000 ऐसी संपत्ति है जो कि पंजीकृत नहीं है, जिनका कोई भी दस्तावेज या फिर अभिलेख मौजूद नहीं है, जिस पर सरकार कार्रवाई करेगी। सबसे ज्यादा हरिद्वार में वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिस पर कार्रवाई करती हुई सरकार नजर भी आएगी। तो क्या कुछ कार्रवाई की जाती है? क्योंकि इस पूरे मामले पर अभी भी जो सियासत है वो तेज है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयान क्या कुछ आ रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। के दिनों में हमने देखा है उस स्वार्थी तत्व तो राज्य में धार्मिक, क्षेत्रीय और जाति भावनाएं भड़काकर समाज को बांटने और अशांति फैलाने का सुनियोजित षड्यंत्र रच रहे हैं। कभी सरकार द्वारा जो ऐतिहासिक निर्णय लिए जाते हैं उनके लिए झूठ फैलाते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं और लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, तो कभी क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज इस बहुत ही पवित्र दिन, जहाँ महानवमी का भी दिन है, रामनवमी का भी दिन है और आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस भी है, मैं आज इस मंच से इस दिन पर ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुरूपियों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उनके प्रयास मेरे जीते जी कभी कामयाब नहीं होंगे। कभी हम जो है यहाँ पर किसी प्रकार से एक दूसरे के बीच में हम दूरी नहीं बनने देंगे। पूरा हमारा उत्तराखंड एक है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राज्य की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ खड़ा है। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ? इन ऐसे विभाजन करने वाले, ऐसे क्षेत्रवाद करने वाले, ऐसे जातिवाद करने वाले लोगों को करारा जवाब देंगे ना आप सब? बोलिए जोर से, करारा जवाब देंगे ना? इसको क्या कहूँ, इससे बड़ा सटायर कुछ हो नहीं सकता। एक आदमी जो सुबह शाम लैंड जहाद, थूक जिहाद, मजार, मदरसे के अलावा कोई बात नहीं करता, स्थापना दिवस में अपने इन्वेस्टमेंट मीट की बात ना करके कहीं कोई बड़ी इबादत रख दी हो, कोई इमारत बना दी हो, उसके बारे में बात ना करके जो ये बातें करता हो, वो ये कह रहा है कि लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं।
कौन समाज को बांट रहा है? ये पिछले 2-3 साल के जो बयान नेताओं के उनको पढ़ा जाए, उनको देखा जाए तो पता चल जाएगा कि देश में नफरत कौन फैला रहा है, कौन जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहा है। अभी शिक्षा की बात हो रही थी, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, उस पर आप सुधार नहीं करेंगे, लेकिन आप मदरसों के पीछे पड़ गए। आप शिक्षा व्यवस्था पे करते हैं, प्राइवेट स्कूल से लेके आप सरकारी स्कूलों से लेके मदरसों तक सबको उसमें अगर समायोजित करते हैं, हमको लगता है हाँ सरकार ठीक करे, शिक्षा को ठीक करने की, शिक्षा के उन्नयन में काम करे। लेकिन आपने इतर 1100 विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, देहरादून से लगे हुए 100 विद्यालयों में शौचालय नहीं है, लेकिन आप मदरसों के कागजों पे लग गए। और क्यों उनको रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं? आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे जिन्होंने 5-5 साल 6-6 साल से फाइलें दबा के रखी है उन मदरसों की, उनके कागजों को पूरा नहीं कर रहे? तो ये वक्फ बिल पास तो हो गया है, लेकिन सियासत अब भी जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र अग्रवाल है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। और अरुण शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं शर्मा जी आपके पास ही आऊंगी। सवाल ये है कि क्योंकि अब वक्फ बिल जो कि कानून के रूप में पारित हो गया है, इसको लेकर अभी भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस पर घमासान क्यों है? दोनों ही सदनों में से पास किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस पर हस्ताक्षर कर चुकी है। अब कुछ विपक्षी दल के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट का इस पर रुख कर देते हैं। मुझसे पूछा है सवाल? जी शर्मा जी। हाँ, 2 शर्मा है ना? अच्छा सॉरी गलती। देखिए जी, ये चीज तो माननी पड़ेगी कि इस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से केंद्र की सरकार पर काबिज है, तो जो एक आम धारणा है वो ये है कि भाजपा हिंदुओं की पक्षधर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ है, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं की पक्षधर है। और क्योंकि वक्फ के मामले बहुत लंबे समय से सामने आते रहे, सुर्खियां बनते रहे कि बहुत सारी जगह अवैध संपत्तियों पे कब्जे हैं या अवैध मदरसे चल रहे हैं, तो उन चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने वक्फ बिल पारित किया। और मुझे लगता है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। जो वस्तु स्थिति है वो सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में भी बताया है कि कितनी वस्तु संपत्ति है, कितनी वैध है, कितनी अवैध है, वो सारी चीजें हैं। और उसके गाये बगाए विरोध के सर भी उठते रहे। अब आप कहें कि हिंदूवादी संगठनों के द्वारा वो उठते हैं, लेकिन तमाम जगह से वो आवाजें उठती रहती है कि कहीं ना कहीं वो जो अवैध कब्जे हैं या अवैध संपत्तियां हैं, वो या तो जनता की है या सरकार की है, तो आखिर उसमें किसका राइट होगा? तो उन्हीं सब चीजों को लेकर केंद्र ने वक्फ बिल पारित किया और तमाम जेपीसी बनाई। जेपीसी में तमाम दलों के नेता थे। वो अलग बात है कि उसमें भी पक्ष और विरोध के स्वर उठते हैं, हर चीज में उठते हैं, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर हर चीज पक्ष में आ जाएगी तो मुझे लगा वो सही नहीं होगी, तो इसलिए विरोध के स्वर भी उठते हैं। लेकिन इसके बाद बहुमत से जो फैसला होता है वो लागू किया जाता है। और वही इसमें हुआ, जब राज्यसभा और लोकसभा से बहुमत से ये बिल पास हुआ तो उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये लागू हो गया। तो अब निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस को इससे चोट लगेगी, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस का परंपरागत वोट है। हालांकि बीच के कुछ सालों में वो उनसे छिटका भी है, क्षेत्रीय पार्टियों के जरिए कहे या और लोगों के जरिए कहे, वो कुछ कम हुआ है जो उनको एक मुश्त मिलता था। लेकिन फिर भी कांग्रेस की राजनीति वहीं से चलती है, तो इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी भी हैं। जोशी जी, अब ये कहा जा रहा है कि आप मात्र एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई भी होती है तो मदरसों पे होती है, मजार पर की जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का
अपना नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अर्जित करके काम करना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं, सबका सम्मान करना चाहते हैं। हमने कभी भी किसी वर्ग विशेष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई टिप्पणी नहीं। अभी शर्मा जी भी कह रहे थे कि आप बीजेपी यानी कि एक विशेष धर्म की पक्षधर हो गई है, हिंदू धर्म की। नहीं, ये क्रिएट कैसे हुआ? ये देश जब हिंदू का है तो अगर शर्मा जी मानते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी उनके पक्षधर है तो ये स्वाभाविक है। उन्होंने एक स्वाभाविक बात भी कही, राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने करी। भारतीय जनता पार्टी। जोशी जी, आप अपना फोन अपने नजदीक कर लीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, जी जी बोलिए। निश्चित रूप से शर्मा जी ने बिल्कुल सही बात की कि भारतीय जनता पार्टी जब बहुसंख्यक हिंदू समाज है तो निश्चित रूप से उसकी बात करती है और आगे भी करेगी और करती है, लेकिन किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं। लेकिन आप लोग एक टैगलाइन देते हैं, सबका साथ सबका विकास, और एक आपको टैग मिल जाता है कि आप हिंदू धर्म का, आप उसी धर्म को लेकर अब उसके पक्षधर है। नहीं, ये देश तो दोनों में कहीं तालमेल नहीं है। देखिए, हमारा संविधान भी तो हमको कोई ताकत देता है, हमारा मार्गदर्शक है। हमने संविधान के अंदर रह के भी सरकारें चलानी है, संविधान के अंदर रह के काम करना है, तो उसमें हम किसी वर्ग विशेष के खिलाफ न सरकार है न संगठन है। हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, जो हमारे साथ चलना चाहता है। अभी आप संविधान की बात कर रहे हैं जोशी जी, और जो बिल पास हुआ है उसे संविधान विरोधी बताया जा रहा है। ये तो संविधान का उल्लंघन कर दिया, विपक्ष आपको ये कह रहा है। अगर उनकी राजनीति दुकान बंद हो रही है तो उन्होंने बताना ही है ना। संविधान संशोधन भी हुआ है, अगर वक्फ बिल आया है तो वो भी तो संविधान के अंतर्गत ही आया है, उसको भी तो पार्लियामेंट ने पास किया है, कहीं बाहर से नहीं आया है या अचानक नहीं किया गया है। उसमें भी संवैधानिक रूप से बहस हुई है, पार्लियामेंट में 2 दिन 3 दिन बहस चली है, सारे वर्ग के लोगों ने अपनी बात कही है और बहुमत से उसको पारित कराया है और माननीय राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर भी उसमें हुए हैं। तो ये कहीं नहीं है। हम तो केवल जब आपने डिबेट रखी है, हम केवल इतना कहना चाहते हैं, जहां अवैध संपत्तियां हैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। और जो लोग यहाँ का वह उत्तराखंड की टोपोग्राफी या डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं या उसमें दखल पैदा करना चाहते हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो लोग कौन है, धामी जी के नेतृत्व में उनके खिलाफ कौन है वो लोग, कठोर कार्रवाई करेगी। हाँ, किन लोगों पर? नहीं, जो भी लोग अवैध कब्जेदारी हैं या जहाँ पर भी अवैध संपत्तियों पर कब्जे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कितने ही बड़े लोग हों, चाहे कितने ही सरमाएदार हों, कितनी बड़ी राजनीतिक पहुंच के लोग हैं। धामी जी की सरकार निश्चित रूप से उनके खिलाफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ मौजूद है, सुरेंद्र जी। अग्रवाल जी, अब सवाल ये है कि अवैध कब्जों पर अगर वो दस्तावेज नहीं देते हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, अगर वो अवैध करार हो जाती है तो उसे जन कल्याणकारी चीजों के लिए लगाया जाएगा, विद्यालय बनवाए जाएंगे, सरकारी अस्पताल बनवाए जाएंगे, दिक्कत क्या है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज आपने मेरे प्रिय अनुज मथुर जोशी से मुझे मिलवा दिया। हमारा बड़ा पुराना साथ है, बड़े संघर्ष के दिनों में हमारे साथ रहे और इनको मैं पहले भी सुंदर भविष्य की शुभकामना देता था। अब भी भाजपा में है, हम भी चाहेंगे ये निरंतर आगे बढ़ते रहें। अब भाजपा के पक्ष में जोशी जी ने कई मुद्दे कहे हैं, सबका विकास, सबका साथ। सब दुनिया जानती है कि सबका विकास और सबका साथ भाजपा का कैसा है। जो लोग संवैधानिक पद पर बैठकर जूते मारो सालों को जैसी भाषा का उपयोग करते हो, जो लोगों को कपड़ों से पहचान लेते हो, उस पार्टी की सरकार ने समाज को बांटने का जो बुनियाद अपने स्थापना दिवस, स्थापना के दिन रखी थी। देश की आजादी में विभाजन वाली बातें थी,
जब पूरे दुनिया में पूरे हिंदुस्तान की जनता अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी, तब इनके आराध्य देव जो हैं वो बंगाल को अलग देश बनाने की पैरवी कर रहे थे। उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे। ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले तुष्टीकरण का नया रूप ले आए, सौगाते ईद। अरे दो पक्षी बात करते हैं, दो मुंही बात करते हैं तो भाजपा के सौगाते लोग। ईद देना, और हमारे सौगाते ईद देना अग्रवाल जी गलत बात है क्या? जो है ये हम इनके सुंदर भविष्य की फिर कामना करते हुए कहते हैं उसी पार्टी की पैरवी कर रहे हैं जिसके विरुद्ध हमारे साथ बैठकर निरंतर संघर्ष करते रहे। क्या करें, समय का बदलाव आया, जोशी जी को नया घर मिल गया, फिर शुभकामनाएं। पर ये तो वैसे वो पार्टियां है जिसकी बुनियादी समाज को बांटने में, धार्मिक उन्माद को पैदा करने में रखी गई है। अब तमाम जो असफलता है केंद्र सरकार की, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, अमेरिका से हथकड़ी लगाकर हिंदुस्तान को जैसे भेजा जा रहा है। सुरेंद्र जी, लेकिन सवाल का जवाब दे दीजिए। अवैध जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे, सर सुनिए, हटाने के लिए ही हाँ ठीक ये है, धार्मिक उन्माद फैलाने का, समाज को बांटने का जो भाजपा का एजेंडा है उसकी पैरवी हमारे जोशी जी कर रहे हैं। फिर भी हम शुभकामनाएं देंगे इनको। ठीक है सुरेंद्र जी, अब सवाल ये है कि जिन संपत्तियों के पास दस्तावेज नहीं होंगे, अभिलेख नहीं होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी, इसमें गलत क्या है? आज को भी याद आ रहा है, हाँ 10 साल से तो केंद्र सरकार बैठी है, 6 साल 7 साल यहाँ पर भाजपा की सरकार हो गई। आज आ गए जब तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाना हो, आपको महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान भटकाना हो, तो बड़ा आसान तरीका है, समाज को बांटने का कोई कार्यक्रम लेकर आ जाओ, धार्मिक उन्माद फैलाना शुरू कर दो, तो लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर आए। ठीक है जोशी जी, 6 साल पहले भी थी, 10 साल पहले भी थी, तब कानून क्यों नहीं बना पाए? रोजगार जैसे अहम मुद्दों से भटकाने के लिए आप इस तरीके के बिल को लेकर आते हैं, जबकि दशकों से सरकार आपकी है। देखिए सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे बड़े भाई हैं, हमने इनके नेतृत्व में निश्चित रूप से संघर्ष किया और राजनीति के अनेक सोपान हमने इनके नेतृत्व में चढ़े हैं। बहुत काम इनके साथ किया आज से 40 साल 50 साल पहले, जब आप यूथ कांग्रेस के देहरादून में अध्यक्ष होते थे तब मैं इनका मानती। तो आपके भी वरिष्ठ हैं, तो आप इनकी बात मानेंगे फिर? जोशी जी एक बात क्यों नहीं मानेंगे बड़े भाई, अगर कोई बात कहेंगे तो मानेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं मानेंगे कि जिससे देश का भी नुकसान हो और प्रदेश का भी नुकसान हो। सहमति है बड़े भाई मेरे हैं, जरूर है। और राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से मुझको बहुत संघर्ष दिया देहरादून की राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति में। मेरे मुख्य प्रवक्ता भी रहे, मैं इनके साथ उप मुख्य प्रवक्ता रहा है, एक साथ संघर्ष हमने किया है, लेकिन गलत पार्टी में है। मैंने जो निर्णय लिया बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया, लेकिन आपने कहा कि परिस्थितियां बनती हैं। सुरेंद्र जी भी अपने सबसे पहले स्टेटमेंट में यही कहते हैं कि आप गलत पार्टी में हैं, दल बदल के आप उधर चले गए। उनका यही स्टेटमेंट था, आप कह रहे कि वो गलत पार्टी में। वो उनका अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। चलिए ठीक है, अब सवाल का जवाब दे दीजिए जोशी जी। मैं भी तो उनको सुझाव दे सकता हूँ कि आप वर्तमान में इतने लंबे समय, मैंने उस समय सुरेंद्र केजरीवाल जी को देखा था जब डीएवी कॉलेज में छात्र नेता हमारे होते थे। ये मैं आपको 74-75 की बातें बता रहा हूँ। मैंने किया ठीक है, अब सवाल जवाब दीजिए सर। लेकिन इस वक्त आप एक ऐसी पार्टी में बैठे हैं जिसके जहाज में निश्चित रूप से डूबना है, जिसके 4-5 नेता इस प्रदेश में पार्टी को रसातल में ले जाने में आमदा हो, पार्टी को बर्बाद करने में आमदा हो। और आप कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी गलत निर्णय ले रही है तो हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत कर रही है। अगर जनता को दुर्गुणित कर रही है तो आप कई उपचुनाव ले लीजिए, नगर निकाय के चुनाव ले लीजिए, पंचायतों के चुनाव ले लीजिए, विधानसभाओं के चुनाव ले लीजिए, लोकसभा के चुनाव ले लीजिए, एक तरफा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने जो काम किया है उसमें जनता ने मोहर लगाने का काम किया। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं पहले शर्मा जी से लूंगी, फिर सुरेंद्र जी से लूंगी। शर्मा जी, आखिर अगर इतना आक्रोश है जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर, फिर चुनावों में उसका असर क्यों नहीं देखने को मिलता है?
वन साइडेड जीत मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी को? ये समझना पड़ेगा। देखिए, हाँ। लंबे समय तक देश में और प्रदेशों में भी कांग्रेस का राज रहा। उत्तराखंड 2000 में बना और 2 साल तक भाजपा का अंतरिम सरकार रही, क्योंकि भाजपा का विधान परिषद और विधानसभा में लखनऊ के अंदर बहुमत था, तो वही अंतरिम सरकार यहाँ बनी। पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई, नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री बने। दूसरा चुनाव हुआ, खंडूड़ी जी यहाँ आ गए और उसके बाद थोड़े दिन के लिए निशंक जी बने। फिर चुनाव हुआ, विजय महुणा कांग्रेस से आ गए और उसके बाद हरीश रावत को मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन आप ये देखिए कि 10 साल तक कांग्रेस ने इस प्रदेश में राज किया, लेकिन 14 से लेकर अब तक 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। राज्य की 5 लोकसभा सीटें भाजपा को मिली। उसके अलावा अगर हम देखें 17 और 22 के विधानसभा चुनाव, जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये दीगर बात है कि त्रिवेंद्र रावत को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद थोड़े दिन के लिए तीरथ सिंह रावत को, उसके बाद धामी जी को, और चुनाव हारने के बावजूद फिर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया। तो मसला भाई की बात से मैं एक चीज से सहमत हूँ कि 14 के बाद कांग्रेस यहाँ जीत के लिए तरस गई। अब आप खुद देखें, ये आंकड़े बताते हैं। इसके अलावा वही वजह क्या है शर्मा जी, इसकी मुख्य वजह ये है कि एक तो कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, दोनों चुनाव में 17 और 22 के विधानसभा चुनाव में अंतिम समय तक किसी का फैसला नहीं हुआ और हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसी में पूरी कांग्रेस उलझी रही। चलिए, एक तो एंटी इनकम्बेंसी हुई। सुरेंद्र अग्रवाल जी, अभी आप जो वक्फ को लेकर इतनी सियासत हो रही है और विपक्ष उसके विरोध में है, इसकी खास वजह यही है कि आपको एक विशेष समुदाय से वोट बैंक हासिल करना है? क्यों हम ही को क्यों करना है? ये तो लोकतंत्र की महिमा है। लोकतंत्र में भाजपा तो सबका विकास सबका साथ कहती है। प्रधानमंत्री तो बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए थे, अभी सौगातें ईद दे दी। तो इस पक्ष एक समुदाय की एक वर्ग की बात क्यों करते हैं? हम तो ईमानदारी से सभी वर्गों को, इस देश की विविधता को साथ लेके चलने की जो क्षमता है वो तो कांग्रेस पार्टी में ही है और किसी पार्टी में नहीं है। आप देखिए हिंदुस्तान कितना बड़ा है, कितनी विविधताएं हैं। हर 4 गांव के बाद 5 गांव के बाद भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। इतनी विविधताएं वाले हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में ये क्षमता है। यहाँ तक जीत और हार की बात है लोकसभा विधानसभा का, ये तो लोकतंत्र की महिमा है। कभी भाजपा के नेता जो है, बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता जो हैं, वो विधानसभा लोकसभा जाने को तरसते थे। ठीक है, तो सुरेंद्र, जब्त हो जाती थी। ठीक है अग्रवाल जी, तो फिर ऐसा नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी था? जी अग्रवाल जी, ऐसा नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसना जरूरी था, इसलिए इस बिल का लागू होना, कानून पारित होना? लोकतंत्र में आप क्या लोगों की विचार मत विभिन्नता को समाप्त करना चाहते हैं? ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मत की विभिन्नता है। हमारा व्यू किसी मामले में अलग है, वो व्यू जनता के बीच में जाना चाहिए। आपके माध्यम से भी जा रहा है और लोगों के माध्यम से भी जाना चाहिए। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी पक्ष में हम अपना व्यू दे रहे हैं, उसके कानूनी पहलू भी संसद के अंदर बता रहे हैं। जेपीसी ने बताया यदि अपने प्रचंड बहुमत, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं ना, आपकी पार्टी तो ये साफ तौर पे कह रही है कि तो संविधान का उल्लंघन कर दिया सरकार ने। कहा हमारा व्यू तो स्पष्ट है, जेपीसी में भी स्पष्ट था। लोकसभा के अंदर राज्यसभा के सामने भी स्पष्ट हमारा व्यू है। लोकतंत्र में विपक्ष यदि कोई भी मुद्दे को लेकर बात, लेकिन फिर भी राहुल गांधी बोलते हुए नजर नहीं आए। अग्रवाल जी, कोई बोलता हुआ नजर नहीं आया जिसकी आवाज में उतना दम हो, सुनाई दे कानों तक, जनता भी सुने। अब वो तो चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो। हाँ श्रुति जी, एक नया फैशन चला है। एक नई बिरादरी मीडिया में भी पैदा हो गई जो गोदी मीडिया के नाम से जानी जाती है। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ, कम से कम विपक्ष को स्थान तो दे रहे हैं आप।
ये तो गोदी मीडिया का ऐसा प्रचलन, ऐसी बिरादरी आई है, ऐसी जनरेशन आई है कि वो विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। जो सवाल सत्तारूढ़ दल से पूछे जाने चाहिए, जो जन सरोकारों पर बात की जानी चाहिए, वो तो मीडिया की बहस से बाहर है। अब तो मीडिया का नया फैशन आ गया है, चलिए ठीक है, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करो। जो जिस फैशन को उपयोग में लाता हो, इस्तेमाल करता हो, उनकी बात अलग है। लेकिन अग्रवाल जी, आपसे तो सिंपल सवाल था। अग्रवाल जी, आपसे तो बेहद सिंपल सवाल था। आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन राहुल गांधी सदन में उपस्थित नहीं होते हैं, प्रियंका गांधी बोलती नहीं है, सोनिया गांधी चुप रहती है। कोई तो वजह होगी। इतना आक्रोश है पार्टी में। सुन लीजिए सर, इतना आक्रोश है पार्टी में, बोलना चाहिए था सदन में भी। सदन में नहीं बोलना चाहिए था। कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो करने दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। चलिए, मथुरा दत्त जोशी जी, आप कानून का रुख अख्तियार कर लिया क्या है? क्या फिर भी अडिग रहेगी सरकार? निश्चित रूप से, जितनी मैंने कहा ना, जो संपत्तियां अवैध हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय प्रदेश के कृषि मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर, इसके लिए प्रशासन ने कोई रोड मैप तैयार किया है? मथुरा दत्त जोशी जी, राज्य स्तर पर बिल्कुल रोड मैप तैयार होगा, उन संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और कांग्रेस का काम है तुष्टीकरण की राजनीति करना, समाज में बंटवारा करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। और जो बात सुरेंद्र अग्रवाल जी कर रहे हैं, वो पुरानी कांग्रेस की, वो चलेगी। अब तो राजनीति में ये बेहद आम है मथुरा दत्त जोशी जी के एक दूसरे पर आरोप और दूसरी तरफ प्रत्यारोप, ये आम है। जनता भी भली भांति इनसे वाकिफ है। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है जोशी जी, वरना आपका पूरा पक्ष जरूर सुनती। बहुत शुक्रिया आप सभी का, शर्मा जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, मथुरा दत्त जोशी जी, चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो वक्फ पर धामी अब बेहद सख्त रुख अपनाएंगे और ऐसे में जिनके पास कागजात नहीं होंगे, जिन संपत्तियों के पास उनके अभिलेख मौजूद नहीं होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्तियों को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। ऐसे में विपक्ष इस पूरे मुद्दों को भुना भी रहा है और कह भी रहा है, ये साफ तौर पर स्टेटमेंट है कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अब इस पर कब तक सियासत शांत होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।